तो चलिए शुभ समाचारों की अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजरें उन 6 खबरों पर डाल लेते हैं जिन पर आज देश और दुनिया की नजरें रहने वाली हैं। और आज की बड़ी खबर पाकिस्तान से भी है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान चौतरफा घिर गए हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उनके भाषणों की टेलीकास्ट पर रोक लगा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। माना जा रहा है कि आज पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में कोई बड़ा तूफान आ सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल खबरों की अगर बात करें तो ताइवान और चीन और अमेरिका से तनाव बढ़ता जा रहा है चीन का। इस बीच ताइवान सीमा के पास चीनी सेना ने कई युद्धक विमान तैनात कर दिए हैं। चीन के कई विमान आसमान में उड़ान भरते देखे गए। माना यह जा रहा है कि चीन ताइवान द्वीप के आसपास सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहा है। देखिए, इस बीच ब्राजील में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने चीन को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर बनते हैं, लेकिन चीन के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ही देश से आ रही बड़ी खबरों की अगर बात करें तो आज सबकी नजरें गुजरात पर रहने वाली है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीबीआई के घेरे में आए मनीष सिसोदिया आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर होंगे। गुजरात में इसी साल चुनाव है, लिहाजा इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही आज दिल्ली में किसान की महापंचायत होनी है, जिसके लिए बड़ी संख्या में किसानों का जंतर मंतर पर जुटना जारी है। किसान संगठन सरकार की वादा खिलाफी को लेकर के आज राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। और वहीं नजरें उड़ीसा पर भी रहेंगी, जो कि खराब मौसम से इस वक्त जूझ रहा है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। चलिए अब बात राष्ट्र रक्षा के महासंकल्प की करते हैं। देखिए, भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में भारत एक ऐसी डील डन करने के बाद बेहद करीब पहुंच गया है जिसने चीन में खलबली मचा दी है। दरअसल इस डील के तहत भारत और अमेरिका के बीच MO9 ड्रोन की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। ये वही ड्रोन है जिससे कुछ वक्त पहले अमेरिका ने अलकायदा चीफ जवाहिरी का काम तमाम किया था। सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो जल्द ये इंटरकिलर ड्रोन हिंदुस्तान की सेना के पास होगा। चीन की चालबाजियों के खिलाफ भारत पुख्ता इंतजाम में जुट गया है। LAC और हिंद महासागर में चीन की चालाकी भारत चलने नहीं देगा। चीन की हरकतों के जवाब में भारत अपने निगरानी इंतजामों को मजबूत करने जा रहा है और इसमें वो मदद लेने वाला है अमेरिका की, जिसके तहत भारत अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीद रहा है। $3 अरब से अधिक की लागत पर 30 MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए भारत की अमेरिका के साथ बातचीत आखिरी चरण में है। ये ड्रोन तीनों सेनाओं को मुहैया कराए जाने हैं। जिन ड्रोन को भारत खरीदने वाला है, पहले जरा इसकी खूबी समझ लीजिए। ये ड्रोन करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है। ये रिमोट कंट्रोल से संचालित होता है। इसके लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। दावे के मुताबिक ये 1 घंटे में 482 किलोमीटर उड़ सकता है। इसके पंखों की लंबाई 65 फीट 7 इंच और इसकी ऊंचाई 12 फीट 6 इंच होती है। इन्हीं खूबियों के साथ ये ड्रोन समुद्री सतर्कता, जमीन पर लक्ष्यों को भेदने समेत कई तरह के काम करने में सक्षम है। MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का एडवांस वर्जन माना जा सकता है। खास बात यह है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत लीज पर नेवी के लिए 2020 में कर चुका है। भारत ने हिंद महासागर में निगरानी के लिए इसे इस्तेमाल किया था। हालांकि इसे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने सहित कई मकसद के लिए तैनात किया जा सकता है। इस ड्रोन के बारे में दावा किया जाता है कि MQ-9 रीपर का इस्तेमाल हेलफायर मिसाइल के उस संशोधित संस्करण को दागने के लिए किया गया था, जिसने पिछले महीने काबुल में अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया था। ये पूरी कवायद सेना को मुश्किल हालात से निपटने और मजबूती देने के लिए है। इसके साथ ही आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों के तहत महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों या उपकरणों को तेजी से खरीदने की अनुमति मिलेगी। इससे सेना नए उपकरण जल्दी से हासिल कर सकेगी,
जहां तक अमेरिका के साथ भारतीय सौदे की है तो अमेरिका ने 2019 में भारत को सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी थी और एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणालियों की भी पेशकश की थी। भारत ने पिछले साल फरवरी में नौसेना के लिए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए अमेरिका के साथ 2.6 अरब डॉलर का सौदा किया था। उन हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जाहिर है इस शक्तिशाली ड्रोन की ताकत भारत के पास आने की खबर ने चीन को टेंशन दे दी है और साथ ही आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान भी चिंता में है। दुश्मनों की नींद एक और खबर ने उड़ा दी है और वो है भारत की वो सैन्य शक्ति जो कि जल्द सेना को मिलने वाली है। शिखा जी हाँ, देखिए भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशनल तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए कमर पूरी तरीके से कस ली है। इसके तहत सेना को तुरंत हथियार खरीदने की इमरजेंसी पावर मिलने जा रही है। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि अगले हफ्ते रक्षा मंत्रालय की बैठक में इस इमरजेंसी पावर को हरी झंडी मिल सकती है। हाँ, और इस इमरजेंसी पावर के तहत सेना जल्द से जल्द कोई भी डिफेंस सिस्टम खरीद सकती है और इतना ही नहीं, फास्ट ट्रैक रूट के तहत सेना को अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से हथियार खरीदने की भी छूट इसके साथ दी जाएगी। जी हाँ, देखिए इससे फायदा ये होगा कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना को तुरंत जो हथियार है वो मिल सकेंगे। हालांकि पहली बार सेना को ऐसे अधिकार 2016 में उरी स्ट्राइक के बाद ही मिले थे और 2016 में मिली इमरजेंसी पावर से सेना को सैन्य ऑपरेशन में काफी मदद मिली थी। इतना ही नहीं, अब तक जो सेना के पास पावर थी उसके तहत सेना 300 करोड़ के रक्षा उपकरण की डील कर सकती थी और अब जो नई डील है उसमें जो सेना की शक्तियां हैं उसमें और इजाफा कहा जा रहा है कि इस डील के बाद होने जा रहा है। तो LAC पर चीन की हर चाल और चालाकी का माकूल जवाब देने के लिए भी भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह की आपात स्थिति का सामना करने के लिए भारतीय सेना के साथ ही आर्मी एविएशन कॉर्प्स एक्सरसाइजेस कर रही हैं। गलवान में चीन के साथ हुए संघर्ष के बाद से भारतीय सेना चीता हेलीकॉप्टर और LAH विमान से ऑपरेशन चला रही है। तो वहीं पूर्वोत्तर में ऊंचाई, मौसम की स्थिति और अलग अलग इलाके की स्थितियों से निपटने की चुनौतियों को लेकर भी सेना एक्सरसाइज कर रही है। देखिए अरुणाचल प्रदेश के तेजू में मद्रास रेजिमेंट ने बॉर्डर से सटे गांव की सड़कों पर रात में रूट मार्च भी निकाला। हथियार के साथ सेना के जवानों ने 50 किलोमीटर तक मार्च किया। दरअसल ये वो इलाके हैं जहां सेना के भारी वाहन नहीं पहुंच पाते। ऐसे में सेना ने मार्च के जरिए इन इलाकों की सुरक्षा अब सुनिश्चित कर ली है। देखिए LAC पर फ्लैग मार्च के साथ साथ भारतीय सेना आधुनिक हथियारों के साथ अमेरिकी सेना के साथ भी एक्सरसाइज कर रही है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विरोध बलों ने हजारों फीट की ऊंचाइयों से कूद करके अपना असीम पराक्रम दिखाया है। इस संयुक्त अभ्यास को वज्र प्रहार का नाम दिया गया है। ये दोनों देशों के बीच अभ्यास का 13वां संस्करण है। भारतीय सेना का ड्रैगन पर वज्र प्रहार। चीन सीमा के पास भारतीय सेना का वज्र प्रहार। अमेरिकी जवानों के साथ आसमान से दिखाया दम। हिंदुस्तान के जाबाजों ने दिखाया अपना पराक्रम। दुश्मनों के होश उड़ा देगा भारत और अमेरिका के बीच चल रहा संयुक्त युद्ध अभ्यास। हिमाचल में चीन की सीमा से कुछ ही दूरी पर भारतीय सेना अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। वज्र प्रहार नाम के इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ कई तरीके के युद्ध कौशल का अभ्यास कर रही हैं। इसी अभ्यास का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एरियल इंसर्शन और कॉम्बैट फ्री फॉल का अभ्यास कर रही हैं।
इसमें जवान एक हेलीकॉप्टर से पैराशूट के सहारे आसमान से कूद रही हैं और साथ ही हथियारों को भी पैराशूट के सहारे तय लोकेशन पर गिराया जा रहा है। ये नीति किसी भी युद्ध के समय काफी कारगर होती है। माना जा रहा है कि जिस तरह से दुनिया भर में चीन के चलते सुरक्षा का खतरा पैदा हो रहा है, उसे लेकर दोनों देशों की सेनाएं ये वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। वज्र प्रहार नाम का ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच पिछले कई सालों से चल रहा है। दोनों देश बारी बारी से इसकी मेजबानी करते हैं। एक साल ये अभ्यास अमेरिका में होता है और दूसरे साल भारत में। इस साल भारत में ये अभ्यास 8 अगस्त से चल रहा है। 21 दिनों तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच मजबूत कड़ी स्थापित करना है और उनके तालमेल में सुधार लाना है। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त रूप से कई विशेष ऑपरेशंस की तैयारी करेगी। इस दौरान ट्रेनिंग, योजना बनाना और उसे अंजाम देने का अभ्यास भी शामिल है। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियान, एयरबॉर्न ऑपरेशन की प्रैक्टिस भी की जा रही है। मनजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। रूसी सेना यूक्रेन पर धावे का दावा कर रही है, तो यूक्रेन भी रूस के सामने डटकर खड़ा हुआ है। इन दिनों यूक्रेन की राजधानी कीव एक अनोखी प्रदर्शनी का भी गवाह बना है, जहां पर रूस के साथ हुई जंग के निशान बिखरे पड़े हैं और सड़कों पर बर्बाद हुए रूसी टैंक गवाही दे रहे हैं कि यूक्रेन की छोटी सी सेना ने कैसे बहादुरी के साथ मुकाबला किया। और अब यूक्रेन के लोग रूस की बर्बाद टैंक के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। देखिए कीव से रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से युद्ध अब तक जारी है। इस युद्ध में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं और रूस झुकने को तैयार नहीं। हाँ, ये होड़ जरूर लगी हुई है कि कौन किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या में होने वाली भव्य रामलीला की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सरयू की अविरल जलधारा के पास स्थित लक्ष्मण किला मैदान में होने वाली सबसे बड़ी रामलीला का आयोजन इस साल ज्यादा भव्य और अलौकिक होगा। इस बार बीजेपी के तीनों भोजपुरी सुपरस्टार सांसद अयोध्या की रामलीला में अलग अलग किरदार निभाते नजर आ जाएंगे। राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से तैयार है। रामलीला के मंचन के लिए तैयार हो रहा है मंच। इस बार काफी स्पेशल रहने वाला है रामलीला का मंचन। सरयू तट पर स्थित लक्ष्मण किला के मैदान में रामलीला के लिए भूमि पूजन किया गया। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर रामलीला में राम की भूमिका निभाने वाले राहुल बुच्चार और सीता का रोल निभाने वाली दीक्षा रैना भी मौजूद थी। इस बार 25 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच रामलीला का आयोजन होगा। देखिए, अयोध्या तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में विश्व स्तरीय नगरी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के अनुसार साकार करने का काम कर रहे हैं और अयोध्या में रामलीला भी उसी स्तर की होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो मेरी इच्छा थी माननीय मुख्यमंत्री ने उसको पूरा किया और अयोध्या की रामलीला ये शुरू हुई। इस बार होने वाले रामलीला की सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के 3 सांसद अयोध्या की रामलीला में रामायण के किरदार से श्रद्धालुओं का मन मोहेंगे। अयोध्या की रामलीला में आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ लक्ष्मण, तो दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी परशुराम और गोरखपुर सांसद रविकिशन केवट राज के किरदार में जान फूकेंगे। साल 2021 में रविकिशन परशुराम और मनोज तिवारी केवट बने थे। इस बार दोनों के किरदार बदल गए हैं। तो जितने ज्यादा भगवान राम के वक्त देख पाएंगे पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी से मेरे पास मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैसेज आ रहे हैं अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से कि हम लोग अयोध्या की रामलीला देखने आएंगे, हमें पास कैसे मिलेगा, क्या टिकट है। मैंने कहा टिकट कोई नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जो मर्जी में कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से आकर भगवान राम की अयोध्या की रामलीला देख सकता है। अयोध्या की रामलीला में बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों की भी धूम रहेगी। रामलीला में बिंदु दारा सिंह हनुमान,
गजेंद्र चौहान राजा जनक, शाहबाज खान रावण, गूफी पेंटर, नारद मुनि, कपिल शर्मा शो की बुआ उपासना सिंह कैकेयी के रोल में नजर आएगी। औरतें संघर्ष करती हैं, हर चीज़ में संघर्ष करती है और मैं भी ये चीज़ मानती हूँ कि औरतें बहुत संघर्ष करती है और माता सीता ने भी जैसा संघर्ष किया है वो शायद आज की औरतें नहीं कर सकती हैं। पर माता सीता का जो संघर्ष था वो एंड मोमेंट तक रहा था और एंड मोमेंट तक उन्होंने अपना जो पावर दिखाया, उन्होंने जो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब बचा के रखा अपने पास, तो वो चीज़ हमें देखने को मतलब वो चीज़ हमें उससे सीखना चाहिए, हम सीख रहे हैं उससे। इस बार खास किस्म के एलईडी का प्रयोग किया जाएगा। रामलीला का शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा। साथ ही विशेष प्रसाद वितरित किया जाएगा। अयोध्या की रामलीला का लाइव प्रसारण साल 2020 में शुरू किया गया था, जिसे 16 करोड़ दर्शकों ने देखा था। साल 2021 में यह आंकड़ा 22 करोड़ पहुंचा था। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करें। देश के कई राज्य भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति का इस वक्त सामना कर रहे हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात में बारिश के बाद नदियों में उफान है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मां गंगा ने पहाड़ पर होने वाली बारिश के बाद रौद्र रूप धारण कर लिया है। अब 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के ब्यावरा, मंडला और ढिंडोरी में नर्मदा नदी का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। स्थानीय लोग ऊंचाई वाले स्थान पर पलायन कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मां गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रयागराज और वाराणसी की तस्वीरें भी आपके सामने है। घाट गंगा के पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन लगातार लोगों से निचले इलाकों को खाली करने की अपील कर रहा है। साथ ही ओडिशा के बालासोर में भी नदी का पानी गांवों में घुस गया है। दरअसल बाढ़ का पानी हमेशा अपने साथ बर्बादी और मुसीबत लेकर आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम किनारे लोग बाढ़ का स्वागत करते हैं, उत्सव मनाते हैं। संगम के लेटे हनुमान जी के मंदिर में मां गंगा का पानी पहुंच गया है और मंदिर के कपाट बंद है, लेकिन यहां पर पहुंच रहे श्रद्धालु मां गंगा और हनुमान जी का जयकारा लगा रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज में जहां बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं एक जगह ऐसी भी है जहां पर बाढ़ को सेलिब्रेट किया जाता है। हम मौजूद हैं इस वक्त लेटे हुए हनुमान मंदिर पर और कैमरामैन नीरज तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहां से कि किस तरह से पूरे मंदिर के इर्द गिर्द पानी भरा हुआ है। और ये कहा जाता है, यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पर जब पानी आता है तो लोग जय घोष करते हैं बजरंग बली के, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। और ये शुभ इसलिए माना जाता है, कहा जाता है कि मां गंगा जब बाढ़ आती है तब बजरंग बली यानी कि पवन सुत को स्नान करवाती हैं और ये पूरे प्रयागराज के लिए शुभ माना जाता है। और इसीलिए इतने बाढ़ में होने के बावजूद लोग यहाँ पर ऐसे समय में भी दर्शन करने आते हैं। हालांकि कपाट बंद हैं और उसके बाद भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और ये मान्यता है कि जब मां गंगा पवन सुत को स्नान करवाती हैं तब ये पूरे प्रयागराज के लिए शुभ होता है। इसीलिए इस बाढ़ में जहां हम और ये सब लोग इतना डूबे हुए हैं, वहां पर भी बाढ़ की इस प्रयागराज में इस मौके पर और इस स्थान पर खुशियां मनाई जाती हैं और बजरंग बली के लिए उद्घोष होता है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव। देखिए, पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बाढ़ और बारिश आफत लेकर आई है। जगह जगह बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लेकिन ऐसे हालात में एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर लगातार काम कर रही है। आपदा प्रबंधन के ये हीरो बिना रुके बिना थके हर बाढ़ग्रस्त इलाके में आफत की बारिश के बीच लोगों की जिंदगियां बचाकर राहत पहुंचा रहे हैं। पहाड़ों पर एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। उत्तराखंड में हर जगह बादल फटने और लैंडस्लाइड की वारदात हो रही है, लेकिन इन सबके बीच एसडीआरएफ प्रकृति के इस प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। देहरादून के मालदेवता में बंदल नदी उफान पर है। नदी की तेज धारा मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। ऐसे में आपदा पीड़ितों की सुरक्षा को देखते हुए टीम ने बल्लियों की मदद से पुल बनाया
और जंगल गदेरा रिजॉर्ट में फंसे 24 पर्यटकों को सकुशल रेस्क्यू किया। कहीं पुल टूट गए हैं तो कहीं मलबे से रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में एसडीआरएफ ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पीड़ितों की मदद के लिए कहीं मानव चेन बनाकर नदी की तेज धार को चीरते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, तो कहीं पहाड़ों में टूटे रास्तों पर कच्चा पुल बनाकर लोगों की जान बचाई, लेकिन कहीं भी आपदा में फंसे लोगों पर आंच नहीं आने दी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हैवल नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बना रिजॉर्ट खतरे की जद में आ गया। नदी में आया सैलाब लोगों की जान पर संकट बना, तो कमान एसडीआरएफ ने संभाली और शुरू हो गई मिशन जिंदगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पौड़ी गढ़वाल के इस रिजॉर्ट से एसडीआरएफ के जवान लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हैवल नदी के किनारे अरण्यम रिजॉर्ट्स में लगभग 40 पर्यटक बच्चों के साथ ठहरे हुए थे, लेकिन देर रात बारिश की वजह से नदी में सैलाब आ गया और रिजॉर्ट्स में ठहरे पर्यटकों के हाथ पांव फूल गए। तस्वीरों से जाहिर है कि पानी कितनी तेज रफ्तार के साथ बह रहा था, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर एसडीआरएफ के जवानों ने एक-एक कर लोगों को वहां से बाहर निकाला। रिजॉर्ट में फंसे बच्चों को भी रस्सियों के सहारे जवानों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने निशान छोड़ गया। पूरा इलाका तहस नहस हो गया, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों का हौसला नहीं डिगा। देखिए, सैलाब के बाद भी फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। अब इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें तीर्थ नगरी ऋषिकेश की हैं, जहां मोहन चट्टी इलाके में बारिश और बाढ़ की वजह से एक बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया और कई पर्यटक फंस गए, लेकिन यहां भी एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और सभी सैलानियों को बाहर निकाला। आप देख सकते हैं कि कैसे जवानों ने रस्सियों के सहारे एक ह्यूमन चेन बनाई और उसके सहारे सैलानियों को रिजॉर्ट से बाहर निकाला। नाला तो पार हो गया, लेकिन भूस्खलन की वजह से एक छोटा पुल समा गया। ऐसे में जवान खुद ही एक अस्थायी पुल बनाने में जुट गए। देखिए कैसे एक जवान कटीली झाड़ियों को हटा रहा है। झाड़ियां हटाने के बाद लकड़ी और रस्सियों के सहारे एक-एक कर पर्यटकों को रास्ता पार कराया गया। पहाड़ों में ये दिन मुश्किल भरे हैं, हालांकि सरकार राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है। सीएम पुष्कर धामी ने भी कई इलाकों का दौरा किया है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी हमारे जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल से अंकित शर्मा के साथ ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुभ समाचार बिहार के मिथिलांचल से अब आई है, जहां मिथिलांचल के मखाना का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने मिथिला के मखानों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दे दिया है। माना जा रहा है कि इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिल पाएगा। मखाना को जीआई टैग मिलने से वहां के लोगों में खुशी की लहर है। एक दूसरे को गुलाल लगाया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को खूब बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही है। बिहार के दरभंगा का मछुआरा समाज खुश है। खुशी की वजह वो पहचान है जिसके लिए ये लंबे समय से मांग कर रहे थे। इनकी उगाई मखाने को अब मिथिला की पहचान मिल गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने यहाँ उपजाए जाने वाले मखानों को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग दे दिया है। खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा कि मिथिला मखाना जीआई टैग से पंजीकृत हो गया है। अब किसानों को इसका लाभ मिलेगा और पैसे कमाना आसान होगा। त्योहारी सीजन में मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से बिहार के बाहर भी लोग श्रद्धा भाव से इस शुभ सामग्री का प्रयोग कर पाएंगे। पीयूष गोयल ने इसे लेकर जारी सर्टिफिकेट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मछली पालन के अलावा मखाना की खेती करने वाले मछुआरों की लंबे समय से ये मांग थी कि मिथिला के मखाने की अपनी पहचान हो। केंद्र सरकार ने मुराद पूरी की तो ये लोग खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री का खास तौर पर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर धन्यवाद किया, आभार जताया।
इसमें सबसे पहले श्रेय हम डॉक्टर अर्जुन सहनी जो बिहार विधान परिषद के पूर्व एमएलसी थे उनको बधाई देना चाहते हैं। उनके साथ साथ पूरे मिथिला के मछुआरों को बधाई देना चाहते हैं। इसके लिए पूरे मिथिला को एक पहचान मिलेगा जिस पर मखाना एक ब्रांड के नाम पर उभर गया है। पूरे देश में मिथिला मखाना के नाम से पैकिंग होकर के पूरे भारतवर्ष ही पूरे विश्व में जाएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से जहाँ एक तरफ मिथिला के मखाना को देश विदेश में पहचान मिलेगी, वहीं उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब लोग इसकी खेती भी बड़े पैमाने पर करेंगे और इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अब यहाँ से मजदूरों का पलायन भी कम होगा। पीएस गोयल ने जो घोषणा किया है और घोषणा कर करके मिथिलांचल के मखाना को जीआई टैग के दे देने के बाद इस मिथिलांचल के किसान, मछुआरा किसान, बेरोजगार जो भटकता था, दूर जाता था, अन्य प्रदेशों में जाता था, आज जीआई टैग हो जाने से सभी पलायन रुकेगा और यहाँ रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि मिथिला के मखाने अपने स्वाद और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए जाने जाते हैं। भारत के 90% मखानों का उत्पादन यहीं से होता है। प्रहलाद कुमार, दरभंगा, गुड न्यूज टुडे।